हेलो फ्रेंड्स, 24 मई साल 1987 कनाडा में एक 23 साल का आदमी केनेथ पार्क्स रात के बीच में अपने सोफे पर सो रहा था। उसने अपना सारा पैसा हॉर्स रेसिंग में हरा दिया था। उस पर कर्ज का बोझ था और उसकी नौकरी भी चली गई थी। कुछ घंटे पहले वो सैटरडे नाइट लाइव टीवी पर देखते देखते सोया था। उसका प्लान था कि वो अगले दिन अपने इन लॉज के पास पैसों की मदद मांगने जाएगा, लेकिन सुबह होने से पहले ही रात के वक्त लगभग 1:30 बजे अचानक वो सोफे से उठ गया और अपनी कार में बैठ गया। रात के सन्नाटे में उसने हाईवे पर 22 किलोमीटर ड्राइव की और अपने इन लॉज के घर पहुंच गया। उसके पास घर की एक स्पेयर की थी, जिससे उसने दरवाजा खोला और सीधा अंदर चला गया। उसके बाद उसने अपनी मदर इन लॉ को मार दिया और फादर इन लॉ को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, खून से भिगा हुआ और कंफ्यूज्ड वो पुलिस स्टेशन गया और सीधा जाकर पुलिस को कहता है, मैंने 2 लोगों को मार दिया है। उसके हाथों पर गहरे जख्म थे, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था। एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसने बताया कि उसने अपना मर्डर वेपन यानी कि चाकू कहाँ रखा था। लेकिन इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा यह है कि केनेथ पार्क्स के पास अपने इन लॉज को मारने का कोई रीजन नहीं था। ट्रायल के दौरान सब लोग शॉक हो गए जब उनके लॉयर ने डिफेंस दिया। उन्होंने कहा कि केनेथ पार्क्स ने ये जुर्म सोते सोते किया है, वो कॉन्सिक्यूस नहीं था, इसलिए उसे सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि केनेथ पार्क्स स्लीप वॉकिंग कर रहा था। क्या केनेथ पार्क्स सच में स्लीप वॉकिंग कर रहा था? क्या मुमकिन है कि कोई इंसान सोते हुए ऐसा कर सके? अगर कोई सोते हुए ऐसा करे तो क्या उसे जिम्मेदार माना जा सकता है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, कुछ लोग सोते हुए ऐसा क्यों बिहेव करते हैं? इस वीडियो में चलिए डिकोड करते हैं स्लीप वॉकिंग का राज। मेडिकल टर्म्स में स्लीप वॉकिंग को सोमनाबुलिज्म कहते हैं। ये एक टाइप का स्लीप डिसऑर्डर है जो नॉन रैम स्लीप के दौरान होता है। एक्चुअली दोस्तों, ह्यूमन स्लीप बिहेवियर ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप यानी रैम स्लीप, और दूसरा है नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी एनरैम स्लीप। जैसा कि नाम से पता चलता है, रैम स्लीप में आंखें रैपिडली मूव करती हैं, आंखें बंद हो सकती हैं, लेकिन आई बॉल्स तेजी से मूव करते हैं। लेकिन एनरैम स्लीप में ऐसा नहीं होता। जब हम सोते हैं पहले हम एनरैम स्लीप में एंटर करते हैं। एनरैम स्लीप फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। स्टेज 1 में हम थोड़ा स्लीपी फील करते हैं। एक्सटर्नल साउंड या इवेंट पर रिएक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है, धीरे धीरे स्लीप डीप होती है। स्टेज 3 एनरैम स्लीप का सबसे गहरा स्टेज है। इस स्टेज में किसी को जगाना मुश्किल होता है, और अगर जगाया भी जाए तो वो कंफ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड फील करता है। फिर एनरैम की 3 स्टेजेस के बाद आदमी रैम स्लीप में एंटर करता है। जब लोग सपने देखते हैं, इस स्टेज में हार्ट रेट तेज होता है और ब्रेन काफी एक्टिव हो जाता है। ब्रेन मेमोरीज कंसोलिडेट करता है और इमोशन प्रोसेस करता है, इसलिए हम सपने देखते हैं। ड्रीमिंग अपने आप में ही एक सेपरेट टॉपिक है जिसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्लीप वॉकिंग की बात करें तो स्लीप वॉकिंग रैम स्टेज में नहीं होती। ये स्टेज 3 एनरैम यानी डीपेस्ट स्लीप में होती है। इंसान सोते हुए चलने लगता है, आंखें खुली होती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो अवेक है यानी जागा हुआ है, लेकिन रियलिटी में उसके सेंसरी परसेप्शन ऑलमोस्ट इनएक्टिव होते हैं। यानी आंखें तो खुली होती हैं, लेकिन वो चीजें देख नहीं पाता जैसे हम देखते हैं, सुन या स्मेल नहीं कर पाता। हैबिट और कुछ बम्स के थ्रू वो रास्ता तो निकाल लेता है, लेकिन रियलिटी में वो ये सब सोच कर नहीं कर रहा होता। बेसिकली देखा जाए तो स्लीप वॉकर्स की आंखें अक्सर ऊपर की तरफ रोल्ड होती हैं और फेस ब्लैंक एक्सप्रेशन का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्लीप वॉकिंग के दौरान जो भी होता है वो जागने के बाद याद नहीं रहता। अगर किसी को स्लीप वॉकिंग के दौरान जगाया जाए तो वो थोड़ी देर कंफ्यूज और डिसओरिएंटेड फील करता है। ये वही बिहेवियर है जो स्टेज 3 एनरैम में जागने पर देखा जाता है। अब इंसानों को देखा जाए तो हमारे पास स्लीप साइकिल्स होते हैं। हम स्लीप साइकिल में सोते हैं। एक स्लीप साइकिल में ये चारों स्लीप स्टेजेस एक के बाद एक आती रहती है। हम N1, N2, N3 रैम स्लीप और फिर N1 में साइकिल कंप्लीट करते हैं। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट से लेकर 110 मिनट का होता है। रात के पहले हाफ में N3 का ड्यूरेशन ज्यादा होता है एज अ कंपैरिजन टू अदर, और जैसे जैसे सुबह आती है रैम स्लीप का टाइम बढ़ता रहता है। N1 स्लीप से जागना इजीएस्ट होता है। N1 से जागने पर इंसान फ्रेश और एनर्जेटिक फील करता है, लेकिन N3 से जागने पर अभी भी नींद आती रहती है और आप काफी लाउजनेस फील करते हो। यही रीजन है कि लोग कहते हैं कि 7.5 घंटे या फिर 9 घंटे सोना चाहिए।
ताकि स्लीप साइकिल कंप्लीट हो। स्लीप वॉकिंग एपिसोड कुछ मिनट से लेकर हॉर्स तक चल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी अलग होती है, कुछ लोग महीने में एक बार, कुछ लोग हफ्ते में मल्टीपल एपिसोड फेस करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्लीप वॉकिंग के दौरान लोग क्या कर सकते हैं। ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन ली हेडविन को देखिए, ये भाई साहब स्लीप वॉकिंग के दौरान पेंटिंग कर सकते हैं। सुनने को तो ये मजाक लगेगा, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। जब वो 15 साल के थे तो उन्होंने फेमस हॉलीवुड एक्टर्स की 3 पेंटिंग बनाई। और सबसे अजीब बात यह है कि वो अवेक होकर यानी होश में रहकर पेंटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ नींद में ही पेंट कर सकते हैं। Expressing this by creating artwork is just a really nice manifestation of what his more emotional system is doing when it's not inhibited by these frontal areas. ये एक न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है। इसी तरीके से स्कॉटलैंड में एक केस देखा गया रॉबर्ट वुड का। स्लीप वॉकिंग शेफ के नाम से फेमस है। रात में उठकर ऑमलेट और पास्ता बना लेता है ये बंदा, जिसकी वजह से इन्हें स्लीप वॉकिंग शेफ के नाम से जाना जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है दोस्तों, स्लीप वॉकिंग में सब लोग क्रिएटिव या इतने हार्मलेस नहीं होते। कुछ लोग वायलेंट भी हो जाते हैं और क्राइम कर देते हैं, जैसे कि कनाडा में केनेथ पार्क्स का केस था। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये स्लीप वॉकिंग क्यों होती है? क्योंकि स्लीप वॉकिंग को लेकर पूरी दुनिया में कई सारी झूठी खबरें फैली हुई हैं। कुछ लोग इन्हें भूत और आत्मा से मिलाते हैं और कुछ लोग कहते हैं पास्ट लाइफ की मेमोरी है। लेकिन असल में दोस्तों, इसका किसी भूत आत्मा, पास्ट लाइफ, स्पिरिट किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। स्लीप वॉकिंग एक प्योरली न्यूरोलॉजिकल फिनोमिना है। ये ब्रेन की इनकम्प्लीट अवेकनिंग की वजह से होता है। ब्रेन का कुछ हिस्सा सोया होता है और कुछ हिस्सा जाग जाता है जब बॉडी मूवमेंट कंट्रोल कर रही होती है और कॉन्शियसनेस कंट्रोल स्लीप होती है और मोटर और एक्टिविटीज पॉसिबल होते हैं। लोग चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और कुछ लोग गाड़ियां ड्राइव कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं ये और पेंट भी कर सकते हैं। हमारे जिस्म का एक सिस्टम होता है जिसे हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये बिना हमारे कंट्रोल के काम करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन वगैरह। इसी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 ब्रांचेस होते हैं। एक है सिंपैथेटिक ब्रांच जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देखती है, यानी कि किसी खतरे के वक्त रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करती है, और दूसरी पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्सेज कंट्रोल करती है। स्लीप वॉकर में इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को लेकर 2021 की एक रिसर्च में ये सामने आया कि स्लीप वॉकर्स जब गहरी नींद यानी N3 स्टेज में होते हैं तो उनका सिंपैथेटिक सिस्टम कम एक्टिव होता है और पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा होता है, यानी कि रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्सेज ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज काफी कम हो जाते हैं। बुजुर्ग लोगों में स्लीप वॉकिंग कभी कभी नैरो डिजेनरेटिव डिजीजेस का सिग्नल होती है, जैसे डिमेंशिया या पार्किंसन। लोगों के माइंड में कुछ मिथ ये भी है, जैसे स्लीप वॉकर्स ज़ोंबी जैसे चलते हैं हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन है जो लोगों को होता है कि अगर स्लीप वॉकर्स को नींद से जगा दिया जाए तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है या वो कोमा में जा सकते हैं। ये भी बात सच नहीं है, ये सब गलत फहमियां हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई स्लीप वॉकर्स को उठाए तो वो कंफ्यूज और डिसओरिएंटेड जरूर लग सकते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी है, दुनिया में कितने % लोग स्लीप वॉकिंग का ये स्लीप डिसऑर्डर को देखते हैं? वर्ल्ड वाइड डाटा के मुताबिक 6.9% लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्लीप वॉक करते हैं। ये बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है, खासकर 7 से 15 साल के लड़कों में। अडल्ट्स में ये मूवमेंट फास्ट होता है, जबकि बच्चों में बहुत स्लो। अब आपको स्लीप वॉकिंग होगी या नहीं, इसके पीछे जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिन बच्चों के एक पेरेंट की स्लीप वॉकिंग की हिस्ट्री होती है उनके 47.4% चांस है कि बच्चा भी होगा। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स की स्लीप वॉकिंग की हिस्ट्री हो तो बच्चों में ये चांसेस ज्यादा होकर 61.5% हो जाते हैं। और अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री नहीं तो उनके स्लीप वॉकिंग के चांसेस 22.5% रहते हैं। साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम 20q12-q13.12 के पे एक लिंक भी आइडेंटिफाई किया है, जिसका स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर को पेरेंट्स से बच्चों में इनहेरिट करने में एक रोल हो सकता है। स्लीप वॉकिंग के ट्रिगर्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे नींद की कमी, स्ट्रेस, स्लीप एपनिया और कुछ मेडिसिन या बच्चों में फीवर और अस्थमा जैसे इश्यूज। अब चलते हैं एक रियल केस की तरफ जिसे हम शुरू में सॉल्व कर रहे थे, केनेथ पार्क्स का केस। उसने क्राइम तो किया लेकिन वो पूरी तरह नींद में था। लॉ में इंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ बॉडी ने क्राइम किया लेकिन माइंड ने नहीं, इसीलिए कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। यह दुनिया भर में स्लीप वॉकिंग डिफेंस का एक लैंडमार्क केस बना। लेकिन हर केस में यह डिफेंस सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि ऐसे तो कोई भी इंसान स्लीप वॉकिंग की हिस्ट्री दिखाकर
क्राइम करके कभी भी बच जाएगा। ऐसे केसेस में सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि जज और ज्यूरी को स्लीप वॉकर्स की कहानियों पर कितना यकीन होता है। स्लीप वॉकर्स सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं, इसीलिए सेफ्टी जरूरी है। जैसे शार्प या कोई डेंजरस ऑब्जेक्ट सेफ जगह रखना, सीढ़ियों पर सेफ्टी गेट लगाने चाहिए और बालकनी पे सेफ्टी ग्रिल लगाना, मोशन सेंसर यूज करना और ग्राउंड फ्लोर पे सोना। डाटा के मुताबिक वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में 7% लोग कभी ना कभी स्लीप वॉक करते हैं। अडल्ट में ये रेट 3 से 4% स्लीप वॉकिंग कॉमन होती है, यानी कि रेगुलरली करते हैं, और बच्चों में स्लीप वॉकिंग का नंबर 15% तक होता है। ज्यादा केसेस हार्मलेस होते हैं और अक्सर बच्चों में ये हैबिट टाइम के साथ खत्म हो जाती है। और हाँ, याद रखिए, स्लीप वॉकिंग कोई सुपर नेचुरल या भूत आत्मा वाली चीज नहीं है। ये सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जहां दिमाग का एक हिस्सा सोता है और दूसरा काम करता है। मतलब हमारा जिस्म सोते हुए भी पूरी तरह ऑफ नहीं होता। तो अगर आपके आसपास कोई स्लीप वॉक करता है तो प्लीज उसे डराए नहीं। यह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। उसकी सेफ्टी पे फोकस रखें, एनवायरनमेंट सिक्योर रखें और जरूरत हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ह्यूमन ब्रेन दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। साइंस कहता है कि हमारा दिमाग अभी भी फुली अंडरस्टूड नहीं है। Even the smartest neuroscientists can't explain everything about how our brain function during sleep। यानी कि स्लीप वॉकिंग एक ऐसी रिमाइंडर है कि हम अपने ही सिस्टम को पूरी तरह नहीं जानते। सोच के देखिए, हम टेक्नोलॉजी से दुनिया बदल रहे हैं, लेकिन अपने खुद के ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है वो अभी भी मिस्ट्री है। और अगर आपको ऐसे ही साइंस और मिस्ट्री वाली वीडियोस पसंद है तो अभी इधर क्लिक करें और मेरी टाइम ट्रैवल वाली वीडियो जरूर देखें। वहां आप समझेंगे कि वक्त के आगे या पीछे जाना सिर्फ मूवीज का कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक रियल साइंटिफिक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। और अगर आपको देखना है तो इधर क्लिक करके देख सकते हैं मेरी टाइम ट्रैवल वाला वीडियो। शुक्रिया दोस्तों। सही ठीक है। काट।